सो वेलकम बैक बेटा। ठीक, नाउ एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। सबसे पहली बात है कि एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, केपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है। इट मे और मे नॉट हैव, इट मे और may not have independent existence। अब समझ लो बेटा इसको, ये क्या कह रहा है। कहता कि एटम एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। सबसे पहली बात, किसका? एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है। सब जगह नहीं करता होगा, कहीं तो कर लेता होगा। तो कहने का मतलब, इट इज केपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हो सकता है इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, और ये भी हो सकता है इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं। जैसे बेटा जो एलिमेंट नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स, ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। इनके एटम्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, इनके एटम्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। वो O2 की तरह रहते हैं, H2 की तरह रहते हैं, Cl2 की तरह रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट capable of taking part in a chemical reaction. It may or may not have independent existence. इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगली बात आ जाती है बेटा, मॉलिक्यूल किस बला को बोलते हैं। ठीक है जी। अब बात आएगी मॉलिक्यूल। जैसे एटम को पढ़े तो मॉलिक्यूल को भी तो पढ़ना होगा ना। तो हमने बोला इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस which have independent existence. It is the smallest part of a compound and have independent existence। बेटा मॉलिक्यूल की हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक। और इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल होता है, इट शोज एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ईच मॉलिक्यूल शोज every property of a compound किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज उसका मॉलिक्यूल शो करता है। जैसे NaOH है, दैट इज बेस इन नेचर। तो NaOH का एक मॉलिक्यूल भी तो बेसिक होगा, और NaOH का पूरा सैंपल भी बेसिक होगा। NaOH का पूरा सैंपल OH देता चला जाएगा, तो NaOH का एक मॉलिक्यूल भी क्या देगा? OH ही तो देगा। तो कहने का मतलब यहां से समझिएगा, इट्स वेरी सिंपल। ठीक, देखो बेटा, इट्स वेरी सिंपल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, whereas molecule is the smallest particle of a compound. Atom may or may not have independent existence. Molecule definitely have independent existence. Atom is capable of taking part in a chemical reaction. It may have or may not have whole of the properties, but molecule will show every property of a compound. Molecule will show every property of a compound. और molecule क्या है? Molecule actually group of atoms होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स को ही तो हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं NaOH, तो इसमें सोडियम का एटम, ऑक्सीजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम, ये मिलकर के इसने क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाया, ठीक। उसी तरह से अगर बेटा मॉलिक्यूल बोल रहे हैं O2 को,
तो बेटा दो ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ के क्या बनाए, मॉलिक्यूल बनाए। यानी मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम्स, मे बी ऑफ सेम एटम्स, मे बी ऑफ डिफरेंट एटम्स। मॉलिक्यूल एक ग्रुप होता है, ठीक। अब मॉलिक्यूल में अगर कंपाउंड की बात करोगे तो आप ये मत सोचना कि मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, तो भैया किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। नहीं मेरे भाई, कंपाउंड तो जब तक वो NaOH है। जैसे अगर NaOH का कंपाउंड है तो वो तब तक है जब तक NaOH है। अगर इसको एटम में तोड़ दिया जाए, एक Na बन जाए, O बन जाए, H, अब वो NaOH थोड़ी रहा। ये सोडियम एटम हो गया, ये ऑक्सीजन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टी NaOH वाली थोड़ी रहेगी। यानी जब तक एक इकट्ठा है तब तक ही एक कंपाउंड है। इसलिए कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, और मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, मे बी ऑफ सिमिलर एटम्स, मे बी ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक। A student asked in this chat कि सर one molecule is made up of how many atoms? अरे यार, अरे different molecules are formed up of different number of atoms बच्चे। जैसे अगर ऑक्सीजन 2 एटम से मिलकर बना, NaOH 3 एटम से मिलकर बना, ग्लूकोज C6H12O6 इज अ मॉलिक्यूल। इसमें 24 एटम है, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, 6 ऑक्सीजन के, तो 24 एटम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल कितने भी एटम से मिलकर बना हो सकता है, पर मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, और मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती ही है। एटम की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एटम एलिमेंट का छोटा पार्ट और मॉलिक्यूल कंपाउंड का छोटा पार्ट। मॉलिक्यूल सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल शो करता है कंपाउंड की, एटम्स एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्लियर? तो ये तो था एटम क्या और मॉलिक्यूल क्या। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा ये चीजें अभी पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए अगली बात हमारे पास आ गई, एटॉमिक मास क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक। देखो बच्चों, बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हो तो बोलते हो 1 केजी फलां चीज दे दो जी, 2 केजी फलां चीज दे दो जी। आपको कैसे पता चलता है वो 1 केजी ही है, वो आपके पास 2 केजी ही है? आपको कैसे पता चलता है ये सब, ठीक। देखो बेटा उसमें क्या होता है, एक पलड़े में आप एक वॉट रखते हैं, 1 केजी का वॉट, दूसरी जगह समान रखते हैं, दोनों का वेट बराबर होता है, बोलते 1 केजी। यानी मास का जो यूनिट है केजी वेजी है, ठीक। केजी हो गया, ग्राम हो गया। पर एक बात बताओ, क्या एटम का वेट ग्राम में लेंगे हम? क्या एटम इतना बड़ा है कि उसको ग्राम में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एटम का क्या हम ऐसा कर सकते हैं भाई, एक एटम रखे और यहाँ एक वॉट रखें और उसका वेट मेजर कर लें? पॉसिबल है? नहीं है ना भाई। हमारे इस उंगली के टिप पर हजारों हजार करोड़ों करोड़ एटम है, तो इसको मेजर कैसे करें? तो हमें कोई स्टैंडर्ड तो चाहिए, हमें स्टैंडर्ड तो चाहिए। अब स्टैंडर्ड के लिए हमने यहां पे बोला रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी इन रिलेशन टू समथिंग। कोई स्टैंडर्ड बनाया होगा, उसके रिलेशन में देखेंगे। अब स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए बेटा? स्टैंडर्ड वो होना चाहिए जो लाइटेस्ट नोन हो, है ना। जो चीज सबसे लाइटेस्ट हो उसके अकॉर्डिंगली हम मापेंगे ना किस चीज को। बेटा डोंट काउंट दी, वो कहते हैं ना, चिक्स बिफोर द हैच, ठीक। बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती तो अला बला आंसर नहीं लिखें, ठीक। समझे मजे से और बहुत मजे से पढ़े, ठीक। चीजों को आने दें अपने तक, ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एटॉमिक मास के लिए हमें क्या चाहिए। नहीं सॉरी की कोई बात नहीं बेटा, देयर इज नो नीड ऑफ दैट, ठीक। दैट इज जस्ट कम विद यू कैन से फ्लो विद सब्जेक्ट, मजा आएगा। हमारे पास एटॉमिक मास का सबसे छोटी सी कोई सैंपल चाहिए,
जिसके अकॉर्डिंग हम माप सके। तो लाइटेस्ट नोन चीज चाहिए थी। तो लाइटेस्ट एटम क्या था? हाइड्रोजन। लाइटेस्ट एटम क्या था? हाइड्रोजन। ठीक है भाई, पर प्रॉब्लम क्या थी? हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता एज H। अभी आपने पढ़ लिया, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2, तो लाइटेस्ट नोन हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, लाइटेस्ट नोन नहीं हो सकता था। फिर दूसरी बात, हाइड्रोजन काफी रिएक्टिव है, वो रिएक्ट भी कर जाता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड नहीं रख सके, दैट वाज हाइड्रोजन जो था उसमें आइसोटोप्स का मिक्सचर पाया जाता है। आइसोटोप्स का मिक्सचर पाया जाता है हाइड्रोजन में। H11 भी होता है, H12 भी होता है, H13 भी होता है। इनका मिक्सचर होता है, इन आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। तो जब इसका हम मास निकालते हैं एक एटम का, तो इसका एवरेज निकलता है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज आइसोटोपिक मास। क्या बोलते हैं? एवरेज आइसोटोपिक मास। तो बेटा वो जो निकालते हैं हाइड्रोजन के एक एटम का रिलेटिव मास, सबसे छोटा मास, एवरेज आइसोटोपिक मास, वो 1.008 आ जाता है। यानी एक तो लाइटेस्ट नहीं रहता, दूसरा मैंने कहा ये हाइड्रोजन वैसे भी H की तरह एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। हमने सोचा ऑक्सीजन को बना लेते हैं, ऑक्सीजन का 1/16 कर देंगे। ऑक्सीजन का क्या कर देंगे? 1/16, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, तो हम उसको 1/16 कर देते हैं, तो लाइटेस्ट नोन मास आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन को रख लिए, पर ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है। और मोरओवर ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ऐसे आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन, और ये भी इकट्ठे रहते हैं बेटा। तो इसका भी 1/16 इज नॉट द लाइटेस्ट मास भी है, इट इज नॉट द लाइटेस्ट मास भी है। तो हाइड्रोजन नहीं मान सके, हमने ऑक्सीजन नहीं मान पाए, तो हमें ये देखना था कोई ऐसी चीज लें जो एक तरह अनरिएक्टिव हो, ज्यादा रिएक्टिव भी ना हो, और दूसरी बात उसमें नेचुरली नोन आइसोटोप कोई ना हो, उसमें मिक्सचर एग्जिस्ट ना करता हो। तो हमने पाया कार्बन 12। क्या पाया? कार्बन 12। कार्बन 12 काफी स्टेबल होता है, यानी जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, काफी स्टेबल होता है। ठीक, ये रिएक्टिव नहीं होता है। इसका अगर 1/12 कर दोगे तो लाइटेस्ट नोन मास आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन के एक्चुअली एक एटम के बराबर। ठीक, हम तो हाइड्रोजन का एक एटम निकाल ही नहीं पाए थे, पर यहां हाइड्रोजन के एक एटम के बराबर मास आ जाएगा। ठीक, 1/12 ऑफ कार्बन। तो हमने स्टैंडर्ड रख लिया 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ठीक, अब आप में से कोई बोलेगा सर हमें तो कार्बन 14 भी पता है, हमें तो कार्बन 13 भी पता है। बेटा वो नेचुरली नोन एलिमेंट्स नहीं है। कार्बन 14 इज नेवर नेचुरली नोन एलिमेंट। बेटा कार्बन 14 हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है। कैसे बनता है? नाइट्रोजन के ऊपर जब कॉस्मिक रेज स्ट्राइक करती हैं, दे कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू कार्बन 14। आगे पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अभी नहीं। ठीक, तो ये नेचुरली नोन नहीं है। कार्बन का कहीं से सैंपल निकालो ना, तो उसमें कभी भी कार्बन 14 नहीं होता, ना कार्बन 13 होता है, उसमें सिर्फ कार्बन 12 ही होता है, उसमें सिर्फ कार्बन 12 ही होता है। गॉट इट? इसलिए मेरे बच्चों 1/12 ऑफ कार्बन एटम हमने स्मॉलेस्ट मास मान लिया, तो उसको बोल दिया गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा पेपर में पहला क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट इज AMU? व्हाट इज AMU? इसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। आप बोलोगे 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12 जो वेट होता है, ठीक, वो 1 AMU कहलाता है। ठीक, it is 1/12 of the weight of carbon 12 atom. It is called as 1 AMU. It is the lightest known mass. Lightest known mass. ये lightest mass है बेटा हमारे पास। ठीक है जी। Now
आज के डे में इसको वन यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं, वन यूनिट मास। क्या बोल देते हैं? यू मतलब यूनिफाइड मास, यानी इसको यूनिट मान के चल लिया गया। तो यूनिफाइड मास बोल लो इसको, या फिर यूनिफाइड वेट बोल लो इसको, या फिर इसको वन यूनिट मास बोल लो। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा कि व्हाट इज AMU? बोलना 1/12 ऑफ द वेट ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड एज 1 AMU। और हमने इसको स्टैंडर्ड बना लिया, कोई भी एटम इससे कितने गुना भारी है, कोई भी एटम इससे कितने गुना भारी है, उसको हम बोल देते हैं उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास इज वेट ऑफ an element, weight of an element as compared to 1/12 of carbon 12 atom। ठीक, weight of an element as compared to 1/12 of carbon 12 atom, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक, एटम का मास यानी वेट ऑफ एन एटम, या बोलिए वेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक, या वेट ऑफ एन एटम, ठीक, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट कर लो, ऑफ एन एटम, ठीक, वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ एन एटम of an element as compared to 1/12 of carbon 12 is called as relative atomic mass। जैसे बेटे कल को अगर मान लो हम ये बोलते हैं कि सोडियम का मास, सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इट इज 23 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 वेट से ये 23 टाइम्स हैवियर है, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास 23 है। कल को मैं बोलता हूं ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक मास 16U है या 16 AMU है, ठीक, तो हम बोलेंगे कि इसके एटम का वेट कार्बन के 1/12 से 16 टाइम ज्यादा है, इसलिए इसका एटॉमिक वेट 16 है। तो बेटा व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? बोला वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम को हमने क्या बोला? 1 AMU। क्या बोला? 1 AMU या 1U। तो 1 AMU से कोई एटम कितने गुना भारी है, वो उसका एटॉमिक मास होता है। क्योंकि हम रिलेशन में लेके चल रहे हैं, और रिलेशन किसका ले रहे हैं? 1/12 ऑफ कार्बन, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो कल को अगर कोई बोलता है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, बोलना कि वेट ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू वेट ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 यानी 1 AMU मास। 1 AMU से कोई एटम का मास कितने गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। बट मैक्सिमम जगहों पे बेटे हमारे पास कभी भी प्योर सैंपल नहीं होता, हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, इसलिए हम क्या निकालते हैं बेटा? हम निकालते हैं एवरेज आइसोटोपिक मास। क्या निकालते हैं? एवरेज आइसोटोपिक मास। अब एवरेज आइसोटोपिक मास या फिर एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास बोल लो, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसमें एक टर्म और जुड़ गया, क्या? एवरेज, क्योंकि हमारे पास एवरेज आती है आइसोटोप्स की, तो इसमें एवरेज जोड़ देते हैं। तो इसको बोलेंगे इट इज
एवरेज relative mass of an atom as compared to 1/12 of carbon 12। बेटा कार्बन 12 के 1/12 से कितने गुना भारी कोई चीज है वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, और अगर उसके आइसोटोप्स का एवरेज निकाल लें वो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। तो बेटा इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक। पहला, एएमयू क्या है? क्या है एएमयू? क्या है एटॉमिक मास यूनिट? किसको बोलते हैं? तो हमने क्या बोला? बोला एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द वेट ऑफ 1/12 of the carbon 12 atom. It is weight of 1/12 of the carbon 12 atom. कार्बन 12 एटम ही क्यों लिया? क्योंकि बेटा कार्बन 12 में नेचुरली नोन कार्बन 12 अकेला है, इस सैंपल में कोई और चीज नहीं होती, इट इज क्वाइट स्टेबल, और ये लाइटेस्ट नोन मास होता है, तो उसके कंपैरिजन में मास हमने निकाल दिया। तो पहला एएमयू या यूनिफाइड मास हो गया। अगला relative atomic mass, RAM। तो relative atomic mass, weight of an atom of an element as compared to 1/12 of carbon 12, यानी 1 AMU से कोई एटम कितने गुना भारी है वो उसका relative atomic mass होता है। और क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स रहते हैं, तो अगर हम उसका एवरेज निकाल लें तो एवरेज relative mass of an atom as compared to 1/12 of carbon 12 is called as average relative mass। ये एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं तो सिर्फ यहां एटम की जगह क्या कर देंगे? मॉलिक्यूल शब्द को यूज कर देंगे। अगर बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल एज कंपेयर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल किसका होता है? कंपाउंड का। तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। अगली बात, अगली टर्म समझेगा, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है बेटा? एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम्स। एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम्स, टेकन इन ग्राम्स, उसको अपन ने बोला ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अगर मैंने बोला सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम है, ठीक, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास हुआ। अगर मैंने बोलता ये 23 AMU है तो इसका ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता। यानी AMU में क्या निकलता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। और ग्राम में क्या निकलता है? ग्राम एटॉमिक मास। माइंड वन वेरी बिग थिंग बेटा, ग्राम एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं होता। ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। बेटा एटम के 1 मोल के मास को अपन ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, एक एटम को नहीं। एक एटम का मास 23 AMU है, लेकिन 1 मोल ऑफ एटम का मास वो हमारे पास 23 ग्राम है। यानी ग्राम एटॉमिक मास कभी भी एक एटम का मास नहीं होता। ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एटम का मास होता है, और 1 मोल में बहुत सारे एटम होते हैं। आगे पढ़ेंगे कितने एटम होते हैं, 10th में पढ़े हो कि 1 मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं ना, पढ़े हो ना बेटा। यानी ग्राम एटॉमिक मास एक एटम का नहीं, 6.022 into 10⁻22 एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास हुआ करता है। गॉट इट? सो डिफरेंस समझो। सबसे पहली बात AMU 1/12 ऑफ कार्बन 12, वेट ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 AMU या 1 यूनिट मास। फिर ये रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू
1 AMU या 1/12 ऑफ कार्बन 12। और ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ये एक एटम का मास होता है, ये एक एटम का मास होता है। और अगर मैं बोलूं ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम्स, अगर मैं एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देता हूं तो ग्राम एटॉमिक मास होता है ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स होता है, एक एटम का मास नहीं होता है। और फिर एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, इट इज एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ कार्बन 12 का एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम जो होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन एवरेज रिलेटिव मास बोल देते हैं। अब अगर इसकी जगह मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल होने लगे तो सिर्फ एटम की जगह क्या चेंज कर दो, मॉलिक्यूल। बोला मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12। ठीक। बोला ग्राम मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम, दैट इज weight of 1 mole of molecules, weight of 1 mole of molecules is gram molecular mass। क्लियर बेटी, समझ में आया? तो ये तो था बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं। ठीक। अब हमारे पास आएगा एवरेज आइसोटोपिक मास कैसे निकालते हैं, अगली बार डिस्कस करेंगे। ठीक, एवरेज आइसोटोपिक मास कैसे निकालते हैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक।